हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हर मंथ के सिस्टमेटिक तरीके से हम करंट अफेयर कवर करते आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सिक्वेंशियल सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी फ्री वेबसाइट है free.crazygeeketrick.com, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर भी इवन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा, मैराथन करंट अफेयर्स जो आते हैं हमारे मैराथन वीडियोस वहाँ पर वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप जाकर फ्री में कंटेंट को पढ़ सकते हैं एंड वहाँ से अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बात रही कि इस वीडियो का डिटेल PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप करंट अफेयर को लेकर हमारा OSS करंट अफेयर पैकेज जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है करंट अफेयर को लेकर, उसको भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने पैकेज एनरोल कर रखा है या करना चाहते हैं तो आपको पैकेज के अंदर ही सारे करंट अफेयर जितने भी चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं उनका PDF मिल जाता है, तो अलग से आपको कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। सारा सॉल्यूशन एक ही जगह पर हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के अब सेशन की तरफ चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेते हैं। लगभग 70-80 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं इस मंथ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब मेरे को जहां तक लगता है वहां तक कि ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर यहां से इस मंथ से देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो चले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की 45वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ के एशियंट बुद्धिस्ट साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। साउथ कोरिया के बुसान में हुई 48वें सेशन की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया, जिसके बाद सारनाथ भारत की 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट के बाद में अपना पहला sermon मतलब उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यहाँ के मेजर अट्रैक्शन में चौखंडी स्तूप हो गया, धमेक स्तूप हो गया और अशोक पिलर, ये सभी शामिल हैं। ओके, भारत की यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 43वीं साइट भी पूछी जाती है एग्जाम में, जो कि असम की चराईदेव मोईदाम से, और 44वीं साइट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये 43वीं और 44वीं आपको क्लियर रखना है। 44वीं साइट की बात करें, जो हमने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करी, इसमें कुल 12 फोर्ट शामिल है, 11 महाराष्ट्र के और 1 है तमिलनाडु का। क्लियर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में हुई थी। अब भारत में करंटली बात करें तो 45 साइट्स हैं, 37 साइट्स हो गई कल्चरल, 7 हो गई नेचुरल और 1 मिक्स साइट है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए आंसर, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेनेजुला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो वेनेजुला में 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के लगातार आए ट्विन अर्थक्वेक के बाद में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। भूकंप प्रभावित वेनेजुला की हेल्प के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया था। कौन सा? ऑपरेशन अमिस्ताद। इस मिशन के तहत इंडियन एयरफोर्स IAF के 2 C-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट 35 टन से ज्यादा रिलीफ मटेरियल लेकर वेनेजुला पहुंचे थे। यहां पर ध्यान रखिएगा, अमिस्ताद एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। तो यहां पर ऑपरेशन अमिस्ताद ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में खेले गए ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल जीता है और रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल मैच में बेथ मूनी को 64 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। वैसे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने आज तक एक भी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किया है। लास्ट जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था, ICC वुमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो जरूर भारत ने जीता था। ठीक है, यहाँ पर ये जो T20 वर्ल्ड कप था, ये अगर देखें तो 10वां एडिशन था, जिसे इंग्लैंड और वेल्स ने होस्ट किया था। पहला एडिशन 2009 में खेला गया था, जिसकी विनर कौन थी? इंग्लैंड थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2026 में तीजन बाई का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित थी? तो छत्तीसगढ़ की फेमस पांडवानी फोक सिंगर तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने महाभारत की फोक स्टाइल पांडवानी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई है। तीजन बाई ने पुरुषों द्वारा परफॉर्म्स किए जाने वाली कापालिक स्टाइल में परफॉर्मेंस देकर इस आर्ट को काफी ज्यादा पॉपुलर बनाया है। तीजन बाई की बात करें तो 1988 में पद्मश्री दिया गया था उन्हें। 1995 में संगीत नाट्य अकादमी से भी सम्मानित किया चुका है। 2003 में पद्म भूषण मिल चुका है उन्हें एंड 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया चुका है।
पांडवानी छत्तीसगढ़ की एक ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग स्टाइल है जो कि महाभारत पर बेस्ड है। इसके दो मेन स्टाइल्स होती है, वेदमती और कापालिक। यहाँ पर पांडवानी बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही फेमस तीजन बाई जिनका हाल ही में निधन हुआ, पांडवानी प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1989 में यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसे 11 जुलाई 1987 को हुई थी इसकी शुरुआत, जब ग्लोबल पॉपुलेशन 5 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई थी। इस डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन, मैटरनल हेल्थ, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, ये सब जो इश्यूज हैं इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। ओके, तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट आता है नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। नाटो समिट 2026 का आयोजन अंकारा तुर्की में किया गया, जिसकी चेयरमैनशिप नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे उन्होंने की। ये तुर्की द्वारा होस्ट किया गया दूसरा नाटो समिट था। इससे पहले 2004 में इस्तांबुल में नाटो समिट आयोजित किया गया था। इस समिट में डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जॉइंट प्रोक्योरमेंट, इन पर स्पेशल फोकस रहा है। यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि पिछला नाटो समिट 2025 में नीदरलैंड के द हेग में हुआ था, जबकि 2027 का नाटो समिट अल्बानिया की कैपिटल तिराना में प्रपोज्ड है। नाटो की बात करें यहाँ पर तो एक मिलिट्री अलायंस है जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1949 को 12 फाउंडिंग कंट्रीज द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रेजेंट में इसके 32 मेंबर कंट्रीज हैं। कितनी, 32 यहाँ पर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, पूरी ओडिशा में इसे आयोजित किया जाता है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इस एनुअल फेस्टिवल की शुरुआत देवा स्नान यात्रा से होती है, जहां पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 पवित्र कलश के वाटर से यहां पर स्नान कराया जाता है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ मंथ के शुक्ल पक्ष में आयोजित की जाती है। रथ यात्रा के दौरान तीनों देवों को विशाल वुडन चैरियट्स मतलब लकड़ियों के रथ होते हैं, उनमें बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, भगवान की मौसी का जो घर है, वहां तक ले जाया जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा है ये, और पूरी ओडिशा में बड़े धूमधाम से इस रथ यात्रा को आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। ये फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फीफा वर्ल्ड कप बाय अक्षय सर करके सर्च करेंगे, या क्रेजी जिगर ट्रिक लिख लेंगे आप, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, तो आप वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर हम बात करें तो 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच यूएसए के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ पर, मेटलाइफ स्टेडियम में। इस फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। फ्रांस के, ध्यान रखिएगा, किलियन एम्बाप्पे हैं, उन्होंने 10 गोल दागे इस पूरे वर्ल्ड कप में। उसी के साथ उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। वे लगातार 2 फीफा वर्ल्ड कप में यह अवार्ड जीतने वाले पहले प्लेयर भी बन गए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया रोड्री को, स्पेन के प्लेयर हैं। गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया उनाई साइमन को, जो कि स्पेन के गोलकीपर रहे। इसके अलावा फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई नीदरलैंड को। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेन का ये दूसरा टाइटल था। फीफा वर्ल्ड कप दूसरी बार स्पेन ने अपने नाम किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो नई दिल्ली में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई। वर्ष 2024 की CBFC सर्टिफाइड फिल्मों के लिए ये अवार्ड दिए गए। इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370 को। जबरदस्त मूवी है, अभी रिसेंटली मैंने भी देखा इसको, काफ़ी अच्छी मूवी है। इस फिल्म के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। कुछ अन्य विनर्स की बात करें तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया कल्कि को। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया श्रीकांत को। तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुराग जैन को 2 साल की अवधि के लिए नीति आयोग का नया CEO अपॉइंट किया है। अनुराग जैन 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने BVR सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया, जिसके बाद निधि छिब्बर इंटरिम CEO के रूप में काम कर रही थी। नीति आयोग में CEO मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का काम संभालता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुराग जैन, बी आंसर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी साथियों काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई थी और लगातार मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर अभी एसएससी सीजीएल के लिए किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान बनाया मैंने आपके लिए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको स्कोर करना है, करंट अफेयर में 100% स्कोर करना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, आप करंट अफेयर के अंदर इजीली मार्क्स ला सकते हो। बट सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े करंट अफेयर के अंदर, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आएगा, और अभी जो एसएससी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, करंट अफेयर उसमें कैसे क्रैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब एग्जाम आपसे 2-3 महीने दूर होती है, बच्चे क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हैं, 300-400 पेज के मैगजीन शुरू कर देते हैं पढ़ना, यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, हजारों लाखों वीडियो डले हुए, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। टेलीग्राम में जो पीडीएफ फॉरवर्ड होती है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐप लगा के वहां से कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्चफुल अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो करोगे तो करंट अफेयर को क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 1000 करंट अफेयर जो है वो निकाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। अब आप बोलोगे कि ये 1000 करंट अफेयर क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसे? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि 1000 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल दिए रैंडम बस पकड़ के कि यार अलग अलग टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक में से 25-25, 30-30 क्वेश्चंस निकाल दिए, ऐसे नहीं करें। यहां पर हमने क्या करा है, पिछले एसएससी सीजीएल के 5 साल के सभी शिफ्ट के सभी पेपर को फुल्ली तरीके से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में क्या पैटर्न निकल कर आया, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर हमको स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर एरिया देखने को मिला, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन निकल कर आया जो अपने आप में 20% वेटेज रखता है। इतने क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं और लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो एक सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। स्पेस करंट अफेयर सेक्शन रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां भी क्वेश्चंस काफी बढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है स्टेबल है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकली है और इन रिसर्च को ध्यान में रख के ही हमने आपके लिए ये जो 1000 करंट अफेयर है वो प्लान करें। इन 1000 करंट अफेयर के फीचर क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर के साथ में आपको, जो भी आगे बताने वाला हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर जो है आपके कवर हो जाते हैं इन 1000 करंट अफेयर के थ्रू। लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे आप करंट अफेयर से। मान लो आप आज इस पीडीएफ को या ई बुक को डाउनलोड करते हो, तो आज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप जून में इसको डाउनलोड कर रहे हो और एग्जाम आपकी अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो आपको हर मंथ यहाँ पर इस पैकेज के अंदर एक अपडेटेड फाइल मिलती रहेगी, जिससे कि आप जब तक एग्जाम ना हो जाए करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा रिवीजन करने में आपको बड़ी ईजी होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप इसको 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखे हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बात करते हैं कि आप इस पैकेज को कहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे पीडीएफ सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ पर? पीडीएफ सेक्शन में। पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें जाना है आपको। उसके बाद में ट्रेंडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, आपको 1000 करंट अफेयर जो है वो पैकेज दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखी है हमने इसकी, लगभग 24 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आप 24 रुपये में इस पीडीएफ को, इस ई बुक को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान करके आपके लिए 1000 करंट अफेयर बनाए हैं। 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बाबल मंडेब जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहों ने बाबल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले सऊदी अरब जाने वाले ऑयल टैंकरों पर हमले की चेतावनी दी थी, जिसके कारण यह स्ट्रेट काफी ज्यादा चर्चा में रहा। बाबल मंडेब का अरबी भाषा में मीनिंग होता है गेटवे ऑफ टीयर्स। ये स्ट्रेट अरेबियन पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से कनेक्ट करता है। ये स्वेज कनाल का साउदर्न गेटवे है और दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त एनर्जी चौक पॉइंट भी है, जहां से ग्लोबल सीबोर्न ट्रेड का लगभग 10 से 12% आवागमन होता है। यहाँ पर हमने हूती रिबेल्स की बात करी, तो हूती रिबेल्स यमन का एक आर्म्ड ग्रुप है जिसे मुख्य रूप से ईरान सपोर्ट करता है। उन्होंने 2014 में यमन की कैपिटल साना पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी। नेक्स्ट आता है,
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। 26 जुलाई 2026 को कर्तव्य भवन में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अपना चार्ज संभाला। शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ वे कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं। अगर प्रहलाद जोशी की बात करें तो वे कर्नाटक के धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी रह चुके हैं। यहाँ पर प्रहलाद जोशी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये क्लियर रखिएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होने के कारण चर्चा में रहा नाथुला पास कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया और चाइना ने 1 अगस्त 2026 से नाथुला पास के रास्ते बॉर्डर ट्रेड को दोबारा शुरू करने का डिसीजन लिया है। ये ट्रेड 2020 से कोविड-19 और बॉर्डर टेंशन की वजह से लगभग 6 सालों से बंद पड़ा हुआ था। नाथुला पास ईस्टर्न सिक्किम में इंडिया चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड एक माउंटेन पास है जो कि हिस्टोरिकल सिल्क रोड से भी जुड़ा हुआ है। लगभग 4310 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित यह पहाड़ी दर्रा भारत के सिक्किम को चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ईस्ट सिक्किम। नेक्स्ट आता है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में खबरों में रहा, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बनकर तैयार हुए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन 1 अगस्त 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। लगभग 4727 करोड़ की कॉस्ट से बने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन फ्लाइंग फिश से इंस्पायर्ड है। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात करें तो भारत के महान क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें मान्यम वीरुडू मतलब हीरो ऑफ द जंगल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1922 से 1924 के बीच प्रसिद्ध रंपा रिबेलियन को लीड किया था। यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा, विजयनगरम। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में रिलीज किए गए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में कुल 177 देशों में भारत को 176वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की इस लो रैंकिंग के पीछे का मेन रीजन सीवियर एयर पॉल्यूशन, कोल फायर्ड पावर पर डिपेंडेंसी और लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है। इस इंडेक्स में एस्टोनिया ने टॉप रैंक हासिल करी है, फर्स्ट नंबर पर आए, जबकि लाओस 177वें स्थान पर आए 177 नंबर पर। भारत को रैंक दी गई है 176। नेक्स्ट आता है ISSF वर्ल्ड कप 2026 के मेडल टैली में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगझोउ में ISSF वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन में भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल सहित 4 मेडल जीतकर मेडल टैली में तीसरा स्थान, 3rd पोजीशन हासिल किया है। भारत के लिए ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि संयम वीज ने सिल्वर मेडल और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यहाँ पर भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आए, सी आंसर। नेक्स्ट आता है कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हाल ही में भारत ने 27वां कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया है। ये दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत की ऐतिहासिक जीत और हमारे वीर सैनिकों के सेक्रीफाइस के ऑनर में हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की अनाउंसमेंट की थी और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त की थी। तो 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है कारगिल विजय दिवस। एक चीज भी क्लियर रखिएगा, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। नेक्स्ट आता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत कुल 61 यूनिकॉर्न्स के साथ में एक प्लेस फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। साल 2025 में भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ में तीसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार यूनाइटेड किंगडम 70 यूनिकॉर्न्स के साथ में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में USA पहले स्थान पर है 806 यूनिकॉर्न्स के साथ, वहीं चाइना सेकंड स्थान पर है 381 यूनिकॉर्न्स के साथ में। यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा, 4th। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे 2026। तो 29 जून 2026 को देश भर में 20वां नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया गया और 2026 के लिए इस डे की थीम क्या रखी गई? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। यह दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पर 2007 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स मतलब भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में देखा जाता है। इन्होंने भारत की सेकेंड 5-ईयर प्लान दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने में अहम रोल निभाया था। नेक्स्ट आता है जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार
2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा बना है? तो आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें 2026 में लगभग 3,410 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व के साथ में चाइना पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आए। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में जापान दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत लगभग 543 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व के साथ में दुनिया में 5वें स्थान पर आए। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक जैसे कि भारत का आरबीआई है, उसके द्वारा होल्ड की गई फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज, इनके टोटल स्टॉक्स को फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। तो यहां पर चाइना पहले स्थान पर आए। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो सेशेल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन और ब्लू इकोनॉमी में योगदान के लिए सेशेल्स के हाईएस्ट नेशनल ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया है। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने का एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर सेशेल्स बिल्कुल करेक्ट होगा। ए आंसर। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन एसडीएसएन द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है, 94th। भारत ने 2015 के बाद से अपनी रैंकिंग में 18 पॉइंट का सुधार किया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एसडीजी 7 और डिजिटल कनेक्टिविटी एसडीजी 9 में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली। इस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर आए। भारत 94th नंबर पर आए। टॉप 500 रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन शाइन। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। चीन का ये सुपर कंप्यूटर है। इसने अमेरिका के एल कैपिटन को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। 2.19 एक्साफ्लॉप्स की कैपेसिटी वाला ये दुनिया का पहला सीपीयू ओनली सुपर कंप्यूटर है जिसने 2 एक्साफ्लॉप का परफॉर्मेंस अचीव भी किया। टॉप 500 लिस्ट दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग है, जिसे 1993 से हर साल 2 बार, एक जून में और एक नवंबर में पब्लिश किया जाता है। भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत PSAI है, जो कि CDEC पुणे में स्थित है। इस ग्लोबल लिस्ट में वो 211वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा, लाइन शाइन। चीन का ये सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। किन 2 भारतीयों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में आयोजित सेरेमनी में बरखा सुब्बा और परवीन शेख को प्रसिद्ध विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। दार्जिलिंग की बरखा सुब्बा को हिमालयन सेलामेंडर के कंजर्वेशन के लिए ऑनर मिला है। वहीं परवीन शेख को चंबल रिवर रीजन में इंडियन स्कीमर बर्ड के कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किया गया है। अगर विटली अवार्ड की बात करें तो एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन अवार्ड है जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कंजर्वेशनिस्ट को दिया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे देने वाली संस्था विटली फंड फॉर नेचर है, WFN, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। ये ईयर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर बी आंसर। ई गवर्नेंस पर 29th राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ई गवर्नेंस पर 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। ये भारत का एनुअल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है जिसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को नई टेक्नोलॉजीज के जरिए और अधिक सेफ एंड इफेक्टिव और सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस की शुरुआत 1997 में की गई थी। यहाँ पर ए आंसर। हुल दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? तो हर साल 30 जून को हुल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस 1855 के संताल हुल की याद में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी शुरुआत 30 जून 1855 को भोगनाडी झारखंड में सीधो और कानू की लीडरशिप में हुई थी। हुल संतालीज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन और विद्रोह। इस रिबेलियन का मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारी सिस्टम और महाजनों के शोषण के खिलाफ फाइट करना था। यहाँ पर संताल विद्रोह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया? तो 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं रवि अग्रवाल। उनको CBDT का चेयरमैन 6 महीने के लिए फिर से रीअपॉइंट किया गया है। रवि अग्रवाल पहली बार जून 2024 में CBDT के चेयरमैन बने थे। CBDT की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करने वाली डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ी हुई एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1964 में सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है।
यहाँ पर रवि अग्रवाल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो फ्रांस की फेमस मीटेरोलॉजिस्ट है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। इन्हें WMO का हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर IMO प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें न्यूमेरिक वेदर प्रेडिक्शन, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस और AI बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इसे मौसम विज्ञान का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यहाँ पर डी आंसर डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। GST कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में हर साल 1 जुलाई को GST डे सेलिब्रेट होता है। पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के विजन के साथ GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। GST काउंसिल की बात करें तो GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 279A में जोड़ा गया था। इसके चेयरपर्सन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ पर 1 जुलाई 2017। लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेड़ा का जुलाई 2026 में निधन हो गया। ये किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन यानी कि MM लखेड़ा का 88 वर्ष की आयु में देहरादून में निधन हुआ। वे इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद मिजोरम के 8वें गवर्नर रहे। इसके अलावा पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी सर्व कर चुके थे। यहाँ पर मिजोरम के गवर्नर रह चुके। नेक्स्ट है वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले होकाटो होटोजे सेमा किस खेल से संबंधित हैं? तो नागालैंड के पैरा एथलीट होकाटो होटोजे सेमा मेन शॉटपुट F57 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले एथलीट हैं। वे इंडियन आर्मी की 9 असम राइफल में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 14.65 मीटर के पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। होकाटो अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले भारत के पहले पैरालंपियन भी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। यहाँ पर पैरा शॉटपुट। सी आंसर। बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो असम के शोणितपुर जिले में स्थित बोरजुली वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ये डिक्लेरेशन नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है NBA उसके द्वारा वाइल्ड राइस की एक रेयर स्पीशीज है ओराइजा रूफीपोगान, इसके कंजर्वेशन के लिए किया गया है। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 के तहत नोटिफाई किया जाता है। यहाँ पर असम बिल्कुल करेक्ट होगा। माचा चाय का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम भारत में माचा टी का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ये प्रोडक्शन तिनसुकिया जिले के छोटा टिंगराई टी एस्टेट में लगभग 10 सालों के इंडिया जापान कॉर्पोरेशन के बाद शुरू हुआ है। माचा टी जापान की ट्रेडिशनल प्रीमियम पाउडर्ड ग्रीन टी होती है जिसे छायादार चाय की पत्तियों को सुखाकर बारीक पीसकर तैयार किया जाता है। नॉर्मल ग्रीन टी की तरह इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर फेंका नहीं जाता, बल्कि पूरे पाउडर को ही पानी या फिर दूध में घोलकर पिया जाता है। तो माचा चाय का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद कहां पर पाया गया? तो बिहार के मुंगेर में स्थित लगभग 700 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को साइंटिफिकली वर्ल्ड का सबसे पुराना बरगद का पेड़ डिक्लेयर किया गया है। BSIP लखनऊ की साइंटिस्ट है डॉक्टर त्रीना बोस। उनके लीडरशिप में हाई प्रिसीजन रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से इसकी एक्चुअल एज का साइंटिफिक प्रूफ मिला है। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक साइंटिफिक टेक्निक है जिससे कार्बन 14 नामक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्वांटिटीज मेजर करके किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि पेड़, लकड़ी या फिर हड्डी की एज का पता लगाया जाता है। यहाँ पर मुंगेर बिहार बिल्कुल करेक्ट है। API ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टेम्पा से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को फ्लोरिडा में आयोजित 44वें API एनुअल कन्वेंशन के दौरान API ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टेम्पा से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये ऑनर हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनके बड़े सोशल और फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। यहाँ पर डी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्ना से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बिंतांग आदिपुर्ना, उससे सम्मानित किया गया है। जकार्ता में आयोजित एक सेरेमनी में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। यह अवार्ड इंडिया और इंडोनेशिया के टाइज को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आता है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1993 बैच के हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं आलोक कुमार मित्तल। उन्हें नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। यह कार्यकाल 30 जून 2029 तक चलेगा।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात करें तो यह 1970 में स्टैब्लिश हुई एक बॉडी है जो कि गृह मंत्रालय के अंडर पुलिस मॉडर्नाइजेशन और पुलिस रिफॉर्म के लिए काम करती है। यहाँ पर आलोक कुमार मित्तल। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बिहार के यंग क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी। भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे T20 में 15 साल 99 दिन की एज में अपना डेब्यू किया। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 16 साल 205 दिन का 37 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वैभव मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरीज को मिलाकर भारत के सबसे युवा सीनियर इंटरनेशनल डेब्यूटेंट बन गए हैं। IPL में वो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। ये बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल के ललितपुर में स्थित 17वीं शताब्दी के बौद्ध मठ ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से ऑनर किया गया। ये ऑनर 2015 के गोरखा अर्थक्वेक के बाद में इसके बेहतरीन कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन वर्क के लिए दिया गया है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट की 13 करोड़ की वित्तीय सहायता से पूरा किया गया। इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और यह नेवार बुद्धिस्ट कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेस भी माना जाता है। नेपाल यहाँ पर करेक्ट है। मिशन मिलियन ऑक ट्री बाय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। उन्होंने मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाय 2047 लॉन्च किया है। इस मिशन का मेन टारगेट है 2047 तक 10 लाख ओक के पेड़ लगाना। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव हिमालयन ओक फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करके वाटर सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलेंस को मजबूत करना है। यहाँ पर सिक्किम बिल्कुल सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत नाट्य अकादमी ने वर्ष 2024-25 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 की अनाउंसमेंट की है। अहमदाबाद के आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को पुष्टि मार्ग की हवेली संगीत परंपरा के कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया गया। किसे? आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को। हवेली संगीत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला एक ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में गाया जाता है। बी आंसर करेक्ट होगा। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में FDI प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो UNCTAD द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग भारत वर्ष 2025 में 38.89 बिलियन US$ के FDI इनफ्लो के साथ दुनिया का 11वां सबसे बड़ा FDI रिसिपिएंट बन चुका है। 11th रैंक भारत को मिली है। भारत ने 2024 के कंपैरिजन में 2 स्पॉट की जंप लिए। FDI इनफ्लो में लगभग 44% की ग्रोथ भी दर्ज की है। इस लिस्ट में USA सबसे बड़ा FDI डेस्टिनेशन बना हुआ है। UNCTAD की बात करी हमने तो UNCTAD यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आता है GI टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा बना है? कौन सा बना है? सिरसा किन्नू। इसे GI टैग प्रदान किया गया। इसके साथ ही यह राज्य का पहला GI प्राप्त फ्रूट भी बन गया है। इस GI टैग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिरसा किन्नू की यूनिक आइडेंटिटी को सिक्योर करना और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। किन्नू कैलिफोर्निया ओरिजिन का एक हाइब्रिड सिट्रस फ्रूट है जो अपने खट्टे मीठे स्वाद और विटामिन C की हाई क्वांटिटी के लिए जाना जाता है। सिरसा किन्नू बी आंसर। भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। उन्होंने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? दोनों देशों की शेयर्ड कल्चर हेरिटेज को मजबूत करना। प्रम्बानन मंदिर की बात करें तो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर है, त्रिदेव शिव विष्णु ब्रह्मा को समर्पित। इसे 1991 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था, प्रम्बानन मंदिर। नेक्स्ट आता है एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस। इनको एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। वे पूरे एशिया में ग्रास रूट टेनिस को प्रमोट करने और यंग प्लेयर को गाइड करने का काम करेंगे। लिएंडर पेस की बात करें तो 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा 2024 में वे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियन मेल प्लेयर भी बने थे। लिएंडर पेस। 2027 का ग्लोबल AI समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा?
तो स्विट्जरलैंड जून 2027 में जेनेवा में ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी करेगा। इस समिट का मेन फोकस है एआई गवर्नेंस, ट्रस्टवर्दी एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने पर होगा। तो 2027 का ग्लोबल एआई समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई किस राजवंश की 3 प्राचीन भारतीय धरोहर वापस लौटाने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई चोल राजवंश की 3 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को वापस लौटाने की घोषणा करी है। यह अनाउंसमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट के दौरान म्यूचुअल लीगल असेसमेंट ट्रीटी के तहत की गई। इन 3 कलाकृतियों में शामिल हैं देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल, ग्रेनाइट की नंदी प्रतिमा और 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय की मूर्ति। ये तीनों कलाकृतियां मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं शताब्दी के चोल काल से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर चोल राजवंश। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के भंडार की खोज कहाँ पर करी है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट क्षेत्र में की है। लगभग 700 एकड़ में फैले इस एरिया में 20 एकड़ को कोर एरिया घोषित कर माइनिंग की तैयारी की जा रही है। थोरियम की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसे फ्यूचर का क्लीन न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है। इसे सीधे फ्यूल की तरह यूज न करके पहले यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यूज किया जाता है। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा गुंडलुपेट कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम आउट की वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटीज 2026 सर्वे में भारत का कौन सा शहर दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल शहर बना है? तो टाइम आउट के वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 सर्वे में राजस्थान की कैपिटल जयपुर को दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। जयपुर वर्ष 2026 की इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है। इस सर्वे में इंग्लैंड के बाद शहर को पहला स्थान मिला है, जबकि पनामा सिटी दूसरे और मैक्सिको का ग्वाडलाहारा तीसरे स्थान पर आए। टाइम आउट सर्वे के बारे में बात करें तो यह सर्वे दुनिया भर के 24,000 से ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स पर बेस्ड होता है। ये रैंकिंग कम्युनिटी लाइफ, कल्चर, ग्रीन स्पेस, फूड और सोशल कनेक्शन जैसे पैरामीटर्स के बेसिस पर तय की जाती हैं। यहाँ पर जयपुर डी आंसर। वर्ल्ड बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन $US के फाइनेंशियल पैकेज को अप्रूवल दिया है। यह सहायता देश भर में डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करने और 1 करोड़ घरों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने के टारगेट को पूरा करने में हेल्प करेगी। बात करें पीएम सूर्य घर योजना की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2024 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर 300 यूनिट तक फ्री बिजली और ग्रिड को एक्स्ट्रा बिजली बेचकर इनकम का साधन प्रोवाइड करना है। यहाँ पर 890 मिलियन $। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने अनाउंसमेंट की है कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी तेलंगाना राज्य करेगा। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो 7वें एडिशन का आयोजन बिहार में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल 158 मेडल जीते थे, जिसमें 58 गोल्ड थे, जीतकर मेडल तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। बिहार में हुए 7वें एडिशन का मैस्कॉट क्या था? गज सिंह था, जिसके लोगों में महाबोधि ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी और मधुबनी पेंटिंग को दर्शाया गया था। अब जो 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित होने वाला है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तेलंगाना राज्य में। ए आंसर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा रहा है? तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन लगातार दूसरे साल दुनिया का मोस्ट लिवेबल सिटी बना है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रिया का वियना दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे स्थान पर आए। दुनिया के 173 देशों की इस लिस्ट में नई दिल्ली को 120वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा मुंबई को 121वें स्थान पर और चेन्नई को 123वें स्थान पर रखा गया। यहाँ पर EIU की बात करी हमने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, तो लंदन बेस्ड एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट आता है विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटली के जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया है और ये खिताब अपने नाम किया। जैनिक सिनर की बात करें तो लगातार दूसरा विंबलडन टाइटल है उनका और करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं विमेन सिंगल की बात करें तो चेक रिपब्लिक की है लिंडा नोस्कोवा। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। तो विंबलडन मेल और फीमेल दोनों का आप ध्यान रखिएगा सिंगल्स में किसने टाइटल अपने नाम किया। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2013 में कौन सा नागरिक सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से मशहूर
प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर एस जानकी का 88 वर्ष की उम्र में मैसूर में निधन हो गया। उन्होंने लगभग 70 सालों के अपने म्यूजिकल करियर में 17 से ज़्यादा भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा अधिक गाने गाए हैं और 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है। 2013 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे पद्म भूषण ऑनर को इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, तो यहाँ पर पद्म भूषण लेने से इनकार किया था। लॉर्ड्स में टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारत की युवा तेज गेंदबाज है क्रांति गौड़। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और इतिहास रचा था। वे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बॉलिंग ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली वीमेन क्रिकेटर भी बन गई है। इसी मैच में बैटिंग में सेंचुरी लगाकर यास्तिका भाटिया ने बैटिंग ऑनर बोर्ड पर जगह बनाई है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि इंडिया वीमेन टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 के एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान हासिल हुई। यहाँ पर क्रांति गौड़। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो सिक्किम भारत में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बन गया है। सिक्किम की हाई इनकम का मुख्य कारण कम पॉपुलेशन, टूरिज्म और स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन है। इस लिस्ट में गोवा दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है। वहीं हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण बिहार जो है सबसे निचले स्थान पर आए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किया। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने न्यू दिल्ली में द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स बुक का इनॉग्रेशन किया। ये बुक भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई के लेक्चर्स, स्पीचेस और विचारों का कलेक्शन है, जिसका संपादन प्रोफेसर डॉक्टर S शिव कुमार ने किया है। जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई का कार्यकाल 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक रहा था। तो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 60 वर्षों बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय धूसर हॉर्नबिल पक्षी को पुनः बसाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 60 सालों के लंबे गैप के बाद में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सफलतापूर्वक फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। स्थानीय भाषा में इसे चिलोट्रो कहा जाता है। ये पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाकर जंगलों के नेचुरल रीजनरेशन में मदद करता है, इसीलिए इसे फॉरेस्ट गार्डनर मतलब जंगल का माली भी कहा जाता है। IUCN लिस्ट में यह लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। यहाँ पर हमने गिर नेशनल पार्क की बात करी जो कि गुजरात में स्थित है। ये दुनिया में एशियाटिक लॉयन जो है उसका एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। ये भी आप क्लियर रखिएगा। ए आंसर। ITTF मेंस डबल वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 बनने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सी है? तो मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी ने ITTF मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है और इतिहास रचा है। ये किसी भी इंडियन मेंस टेबल टेनिस प्लेयर की अब तक की सबसे बेस्ट रैंकिंग है। इस लिस्ट में चाइना की लिन शोडोंग और हुआंग यूझेंग की जोड़ी वर्ल्ड नंबर 1 पर है और ये जोड़ी जो है भारत की मानव ठक्कर की और मानुष शाह की ये सेकंड नंबर पर है। ITTF की बात करें, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की हमने, तो विश्व स्तर पर टेबल टेनिस की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2026 की थीम क्या है? तो हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता है। 2026 के लिए इस डे की थीम क्या रही? इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लंबा स्ट्रगल किया था। नेल्सन मंडेला से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, इन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज और 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के बाद भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे। यहाँ पर बी आंसर। महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र महिलाओं को लीगल फार्मर का स्टेटस देने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू किया। इस कानून के तहत विमेन फार्मर्स को वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिससे लैंड टाइटल, जमीन का जो मालिकाना हक है वो न होने पर भी महिला किसान सरकारी योजनाओं और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकेगी। इसके लिए एक सेंट्रलाइज डिजिटल रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी जिसमें सभी सर्टिफाइड विमेन फार्मर का डेटा मेंटेन भी किया जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र करेक्ट होगा। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा है? टाटा ग्रुप। इस लिस्ट में इन्फोसिस दूसरे नंबर पर आए और LIC ग्रुप तीसरे स्थान पर आए, जबकि अडानी ग्रुप 13वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचकर टॉप 10 में सबसे तेज जंप लगाने वाला ब्रांड बनाए। सी आंसर।
जुलाई 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूक्रेन ने सेरेई कोरेत्सिक को अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और रूस यूक्रेन वॉर के दौरान देश के वे तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। सेरेई ने पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया सिविरदेनको को रिप्लेस किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने उन्हें एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। यहाँ पर सी आंसर। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत ने लद्दाख की पुगा वैली में अपने पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स की स्थापना की है। इस प्रोजेक्ट को ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर डेवलप किया गया, जहां पर 1,000 मीटर गहरे 2 कुएं खोदे गए हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी पृथ्वी के अंदर मौजूद हीट से जनरेट होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी है। गहरे कुएं खोदकर उसी स्टीम से टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर लद्दाख बिल्कुल सही होगा। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन यानी कि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना भी हुई थी। 2026 के लिए इस दिवस की थीम क्या रही? सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 20 जुलाई करेक्ट होगा। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को किस कंपनी ने विकसित किया है? किस कंपनी ने विकसित किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से देश के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके साथ ही स्काईरूट एरोस्पेस किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। ऑर्बिटल रॉकेट क्या होता है? ऑर्बिटल रॉकेट ऐसा रॉकेट होता है जो कि सैटेलाइट को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर देता है ताकि वह लगातार चक्कर लगाती रहे। तो यहाँ पर स्काईरूट एरोस्पेस। सर गॉरफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गॉरफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में गिना जाता है। उनके ऑनर में ICC हर साल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान करता है। किस देश के महान क्रिकेटर थे? वेस्टइंडीज के। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में 4 संभाला है। उन्होंने लेबर पार्टी के पूर्व नेता कीर स्टारमर को रिप्लेस किया, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से रिजाइन कर दिया था। यहाँ पर एंडी बर्नहैम। जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्टार शटलर है PV सिंधु। उन्होंने जापान ओपन 2026 के विमेन सिंगल के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। टोक्यो में आयोजित इस टूर्नामेंट में सिंधु का यह पहला BWF सुपर 750 टाइटल है, जो उनके करियर का 6ठा BWF वर्ल्ड टूर खिताब भी है। जापान ओपन दुनिया के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो है वो आयोजित करता है। PV सिंधु यहाँ पर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। उनका जो कार्यकाल चलेगा वो 3 साल का होगा। इसके साथ ही मुनावरी बेगम को वाइस चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। NCM की बात करी हमने, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, तो ये भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की अधिकारों की रक्षा करती है। इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत किया गया था। इसमें कुल 7 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर। यहाँ पर बी आंसर हरजीत सिंह ग्रेवाल। मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया। ये 175 करोड़ का 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसका मेन एम क्या है? लाकाडोंग हल्दी, उसको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना। लाकाडोंग हल्दी के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से मेघालय के वेस्ट और ईस्ट जयंतिया हिल्स में उगाई जाती हैं। इसमें 7 से 12% कुर्क्यूमिन पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। इसी हाई कुर्क्यूमिन की वजह से यह अपनी सुपीरियर क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया? लाकाडोंग हल्दी। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रहा चीता आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में ट्राइबल कम्युनिटीज ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंडर दोदन बांध के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट चीता आंदोलन चलाया था। प्रोटेस्टर ने सिंबॉलिक रूप से चीता पर लेटकर अपनी लैंड, फॉरेस्ट और कल्चर के नुकसान पर विरोध दर्ज कराया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो यह भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है केन नदी के सरप्लस वाटर को बेतवा नदी तक पहुंचाकर बुंदेलखंड रीजन में सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा बढ़ाना। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 44,000 करोड़ के आसपास,
जिसमें 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे में सेंचुरी लगाने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 138 रनों की शानदार पारी खेली, जो कि उनके वनडे करियर का 34वां शतक था। 39 साल 80 दिन की उम्र में वे इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर भी बन गए, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के 38 वर्ष 327 दिन का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। यहाँ पर रोहित शर्मा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। इसी दिन यानी 22 जुलाई 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया गया था। तिरंगे के इतिहास की बात करें तो पहली बार नेशनल फ्लैग 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। इंटरनेशनल सॉइल पर पहली बार 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में तिरंगा फहराया गया था। हमारे नेशनल फ्लैग को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ये चीज़ भी आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? क्या है? शब्दलोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी परिसर में भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक का इनॉग्रेशन किया है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंडर डेवलप किया गया म्यूजियम है, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की लिंग्विस्टिक हेरिटेज और लिटरेचर को लाइव एक्सपीरियंस करवाने का काम करता है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बात करें तो यह 26 लाख से अधिक बुक्स के साथ भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनर दिया जा रहा है। लोकमान्य तिलक अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड 1983 से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे द्वारा राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी आंसर अजित डोभाल करेक्ट होगा। यहाँ पर साथियों हमारे ये जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट की। इसका ऑप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप OSS करंट अफेयर पैकेज को भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर करंट अफेयर का हमने आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं वो सारी PDFs एंड मॉक टेस्ट आपको OSS करंट अफेयर पैकेज में देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, 100 रुपये के आसपास प्राइस है इसकी, जो कि 1 साल के लिए आपको मिल जाता है। आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। एंड आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।